जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो क्या सबसे बेस्ट अप्रोच होगी जिससे हम कम समय में सिलेक्शन पा पाएंगे। अक्सर होती क्या है कि हम रणनीति गलत चुन लेते हैं, रास्ते गलत चुन लेते हैं, बुक लिस्ट गलत चुन लेते हैं, जिसके वजह से बहुत लंबा समय लग जाता है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि लोगों को 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाते हैं। हम उन समयों को कैसे बचा सकते हैं? जो कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं वो किस प्रकार से क्लियर करते हैं और क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए ताकि आप जो है अपने समय को बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करते हुए अपने समय को बचा सके और पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सके एग्ज़ाम को। उसको लेकर हम बात करने वाले हैं, यानी कि बीपीएससी जीरो से कैसे शुरू करें, इस बात को हम इस वीडियो में रखेंगे। यदि आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो मैक्सिमम मानकर चलिए कि आपको एक ब्रॉड अप्रोच मिल जाएगी कि हमको बीपीएससी कैसे करनी है। उसके बाद दूसर का स्ट्रेटजी का वीडियो खोलकर आपको देखना ही नहीं है। पहली बात, सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहें कि बीपीएससी जीरो से कैसे शुरू करें। उसका पहला पॉइंट क्या आता है कि बीपीएससी आपको करना क्यों है। जब तक आपको इसका रीज़न नहीं मिल जाता है कि आपको बीपीएससी क्यों करना है, तब तक आप शुरू ही नहीं कीजिए, क्योंकि बीपीएससी बहुत ही लंबी मैराथन है। आपको कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता लगातार बनाए रखनी होगी पढ़ाई के दौरान। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना की चीज़ नहीं है, कम से कम 2 साल, 2.5 साल की चीज़ है। एग्ज़ाम ही इतना टाइम का हो जाता है, मतलब रिजल्ट आने में, परीक्षा प्रीलिम्स के होने में और एग्ज़ाम रिजल्ट आने में लगभग 1.5 साल का समय लग जाता है। तो सोच लीजिए कि एग्ज़ाम के प्रोसेस में ही आप 1.5 साल रहते हैं और उसके पहले की तैयारी कम से कम 1 साल की जो है वो तो है ही, या फिर उससे पहले की तैयारी जो 6 महीना की है वो तो है ही। मतलब कुल मिलाकर माने तो लगभग 2 साल की प्रक्रिया तो एग्ज़ाम का है ही। लेकिन हम तैयारी के प्रोसेस में 5 साल रहे, इससे हमें सिर्फ बचना है। उसके लिए हमें सबसे पहले बात समझनी ये होगी कि हमको बीपीएससी क्यों करना है। सबका अपना अपना रीज़न होता है। जैसे किसी को पावर चाहिए, जैसे किसी को पैसा चाहिए, जैसे किसी को रेस्पेक्ट चाहिए, किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को प्रतिष्ठित नौकरी चाहिए, किसी के पापा का सपना है, किसी का खुद का सपना है, किसी का कुछ भी है। अपना रीज़न खुद से ढूंढिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर का रीज़न आपको खुद नहीं समझ में आएगा तब तक आप कंटिन्यू नहीं रह सकते हो इस एग्ज़ाम के दौरान। डेली डिमोटिवेशन आएगा, डेली जो है लगेगा कि नहीं होगा। वापस उठ खड़ा होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि हमको करना है। अब क्यों करना है, आपको खुद के लिए सोचना है कि भाई पावर आएगा तो हम क्या करेंगे। अभी हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारी बुराइयां है, बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सुधार नहीं पा रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं कि ये सुधर जाए लेकिन सुधार नहीं पा रहे हैं। हमारे पास पावर जब आ जाएगा तो हम उसे सुधार सकते हैं। एक ये रीज़न हो सकता है। पैसा आपके लिए रीज़न हो सकता है कि हम गरीबी के हालात से पले हुए बच्चे हैं, हमारा परिवार हमेशा गरीबी देखा हुआ है, हम इस गरीबी के दलदल से निकलना चाहते हैं। हम एक प्रतिष्ठित घर को, अपने परिवार को एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में समाज में स्थापित करना चाहते हैं। एक ये रीज़न हो सकता है और ढेर सारे रीज़न हो सकते हैं कि किसी का जुनून हो सकता है, किसी का पागलपन हो सकता है कि हमको मतलब एसडीएम की कुर्सी पे ही बैठना है, या किसी का पागलपन हो सकता है कि हमको डीवाईएसपी बनकर ही समाज का सुधार करना है। जो भी रीज़न हो, आपको अपना रीज़न ऐसा ढूंढना है जो कि अंदर से आपको पागल बना दे। जैसे कि एग्जांपल मैं दूँ कि प्यार, किसी भी कन्या को देखकर, किसी भी लड़की को देखकर मतलब अट्रैक्शन तो मतलब जितनी भी लड़कियां आती हैं उन लोगों को देखकर आपका हो सकता है, पर प्यार किसी एक ही से हो सकता है। अब प्यार किसी एक से होता है, क्या रीज़न है? आपके अंदर से आता है कि नहीं चाहिए तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अट्रैक्शन के फेज में बहुत लोग शुरू कर देते हैं बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी को चाहिए प्रॉपर प्यार करने वाला आदमी। तो यदि आप प्रॉपर बीपीएससी को प्यार कर सकते हैं तो बीपीएससी भी आपसे प्यार करेगी और फिर आप बीपार्ट जाएंगे। बीपार्ट क्या है? तो जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होती है, जहाँ ट्रेनिंग होती है
बीपीएससी में सिलेक्टेड लोगों की, उसको हम बीपार्ट कहते हैं, मतलब बिहार का लवासना कहा जाता है। अब कहोगे कि लवासना क्या है, तो आईएएस की जहाँ ट्रेनिंग होती है मसूरी में, उसका नाम लवासना है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। वैसे बीपार्ट जो है बिहार का लवासना कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत है, कभी आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना। तो हमें सबसे पहले तय करनी क्या कि क्यों, हमें क्यों करना है। अब क्यों पता चल गया हमको कि हमको क्यों करना है, तब आपको आता है दूसर का बात कि हमको क्या करना होगा, कि अब हमको क्या करना होगा। हमको पता चल गया, हमने क्लियर कर लिया कि हमको बीपीएससी ही करना है, तो आपके अंदर सबसे पहला बात आना चाहिए कि हमको क्या करना है। अब बीपीएससी तो करना है, लेकिन करें क्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी सिलेबस को देखना होगा। सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के बाद आपको क्या करनी होगी, उसकी बुक लिस्ट बनानी होगी। तो उसको हम कहाँ से कवर करेंगे, बुक लिस्ट बनानी होगी या किसी टीचर का कोर्स लेना होगा, या फिर किसी का मतलब ऑफलाइन आपको बैच लेना होगा। तीसर का आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करनी होगी। लेकिन कैसे, एक सही अप्रोच के साथ, सही रास्ते से गुजरने के बाद। क्योंकि यदि आपने रास्ते गलत पकड़ लिए, जो लोग ट्रेन में बैठे होंगे उनको, उन मुसाफिरों को के बारे में मैं शेयर करूं कि आपको मान लो उत्तर की तरफ जाना है और आपने दक्षिण की ट्रेन पकड़ ली, तो क्या आप उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना था? नहीं, आप कहीं और चले जाएंगे। उतना ही समय गया, उतना ही पैसा गया, उतना ही मेहनत गया, लेकिन आप कहीं और पहुंच गए, आपकी मंजिल कुछ और थी। तो सही वे, सही रास्ता आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सही वे और सही रास्ता आपको कौन बताता है? ये कोई मेंटोर बताता है। अब मेंटोर कैसे चुने? तो मेंटोर चुनने के लिए सबसे पहली बात, मेंटोर का क्या रोल है? सबसे बड़ा रोल इसी का है आपके सिलेक्शन में। अब ये मेंटोर कौन बन सकता है? तो मेंटोर आपके परिवार में कोई यदि सिविल सर्विसेज में पहले से सिलेक्टेड है तो वो मेंटोर बन सकते हैं, या फिर कोई सिविल सर्विसेज में सिलेक्टेड है, आपके परिवार का नहीं है, फिर भी वो फ्री मेंटरशिप स्टार्ट कर रहा है, दे रहा है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद की चीज़ हो सकता है। या फिर कोई टीचर जो है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मेंटरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, वो आपके लिए फ़ायदे का चीज़ हो सकता है। जहाँ से भी आपको मेंटरशिप मिल जाए, मेंटरशिप मतलब सही रास्ता मिल जाए। मेंटरशिप का मतलब आपका हाथ पकड़कर वो व्यक्ति जो है आपको मंजिल तक ले जाएगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक, यही मेंटर आपको बताता है कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ आप सही कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे जैसे मेंटर फ्री उपलब्ध कराते हैं सारा कुछ, सारे मेंटरशिप फ्री उपलब्ध कराते हैं, सारे नोट्स फ्री उपलब्ध कराते हैं। इवन हम इस बार फाउंडेशन बैच बीपीएससी का जीरो से हीरो, मतलब जीरो से लेकर पूरे सिलेबस को इतना डीप में जा कर के कवर करने वाले फ्री फाउंडेशन बैच, जो कि मतलब 73वीं 74वीं 75वीं किसी भी साल के बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए मतलब रामबन साबित होगा, बेहतरीन होगा। आप सिर्फ कंटेंट का क्वालिटी एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देखिएगा, मतलब सिर्फ हैंड रिटन नोट्स को आप देख लीजिएगा तो आपका दिल गदगद हो जाएगा कि सच में कोई इतना मेहनत किया है। बहरहाल हम आते हैं, सबसे पहले हमारा पड़ाव रहेगा सिलेबस, कि हमारी सिलेबस क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हम बुक लिस्ट तय करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को हम तय करेंगे कि कैसे करना है। रही बात सिलेबस, तो इस एग्ज़ाम के 3 पड़ाव हैं। एक प्री, दूसरा का आता है मेंस और तीसरा का आता है इंटरव्यू। प्री जो होती है 150 नंबर की होती है। मेंस में आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं ढेर सारे डिस्क्रिप्टिव में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2,
ऐसे का पेपर, और 2 और पेपर होती है 100 नंबर की। एक होती है ऑप्शनल पेपर और दूसरी होती है क्वालिफाइंग हिंदी की। लेकिन ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है, तो सिर्फ पास करने भर होता है, उसका ज़्यादा रोल नहीं होता है। लेकिन इससे मेरिट बनता है। ये तीनों 300 नंबर का होता है, तो टोटल हो गया 900 मार्क्स का। ये भी 300, ये भी 300, ये भी 300, 900 मार्क्स यहाँ से आ गए। और इंटरव्यू के होते हैं 120 मार्क्स। इसको मिलाकर और इसको मिलाकर मेरिट बनते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग है, इसको आप पास कर पाएंगे तो मेंस में आ जाएंगे, और मेंस में आपको 900 मार्क्स में से जितना भी मार्क्स आप ला पाए, और इंटरव्यू में 120 मार्क्स में से जितना भी मार्क्स आप ला पाएँ, उसके आधार पर आपके फाइनल मेरिट बन जाएगा। यानी कि टोटल ये एग्ज़ाम जो है 1020 नंबर का है, और इस टोटल 1020 नंबर में से आप जितना भी ला पाएंगे वही आपकी मेरिट तय करेगी। आमतौर पे मैं ये बताऊं, कि लगभग 550 के आसपास जो है मार्क्स आपको सेव बनाता है, यानी कि सिलेक्शन ले जाते हैं, आप सिलेक्शन ले जाते हो। यदि आप 550 के आसपास मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, पीडीएफ लिस्ट में आपका नाम होता है। इतना कुछ। अब बात रही ये 3 स्टेजेस है, तो हमें सबसे पहले क्लियर करना होगा प्रीलिम्स, तभी तो मेंस पे आ पाएंगे। फिर मेंस के ये पेपर्स पे ध्यान देना होगा, ये भी पेपर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिफाई ही करना है। नहीं क्वालिफाई करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब रह जाएंगे, क्वालिफाइंग में ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और इंटरव्यू में 120 मार्क्स में से हम कैसे बेस्ट मार्क्स ला पाएंगे, हमें इतना समझ में आ जाएगा तो हम क्या होगा कि आराम से अपना जो है एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। अब आते हैं प्रीलिम्स, वहीं से आएगा आपके बुक लिस्ट आदि को, थोड़ा घबराइए मत। यदि है तो आप पेपर और पेन रख के बैठिएगा, मेरे क्लास जब भी आएंगे नोट करते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का चीज़ रहेगा। ठीक, बात रही प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर। प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड डिफाइंड नहीं है, मतलब यदि आप बीपीएससी के साइट पे जाते हो, सिलेबस डाउनलोड करते हो, तो बस इतना आपको पता चलेगा कि समानाध्ययन से चीज़ें पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स से चीज़ पूछे जाएंगे, बाकी नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप देखोगे तो सब इम्पोर्टेंट क्या है, हिस्ट्री, उसके बाद है साइंस, उसके बाद है बिहार स्पेशल, उसके बाद है करेंट। हिस्ट्री से लगभग 30 सवाल के आसपास बन जाते हैं, साइंस से भी लगभग 30 सवाल के आसपास बन जाते हैं, बिहार से लगभग 20 सवाल के आसपास बन जाते हैं, और करेंट अफेयर्स से लगभग 35 सवाल बन जाते हैं। इसका मार्क्स आप जोड़ लो कितना हो गया, 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 20, 110 और 5, 115। ठीक है, यदि जोड़ तो 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 115। ये देखो यहाँ से इतना बड़ा जो है ना मार्क्स आ रहे हैं, मतलब इन चारों सब्जेक्ट पे हम बहुत अच्छा फोकस कर ले यदि, तो हमारा क्वालिफाई कर जाना प्रीलिम्स आसान है, बड़ी बात नहीं है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हम कितना भी 30 मार्क हाँ बन ले, हिस्ट्री में 30 में से 30 लाना, मतलब कहीं संभव है भी तो साइंस में से 30 में 30 लाना कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जिसकी हिस्ट्री में 30 में 30 आ जाएंगे, उसके साइंस में 30 में हो सकता है 25 ही आए, हो सकता है बिहार में 18 ही आए, करेंट में हो सकता है कि आपके 20 ही आए। तो उसके लिए हमें सेफ जोन कहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जियोग्राफी। अभी जियोग्राफी का वेटेज बढ़ता जा रहा है, 18 से 20 सवाल जो है ना अब पूछे जा रहे हैं, और मुझे लगता है जियोग्राफी का वेटेज बढ़ेगा ही, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। उसके बाद आता है पॉलिटी, लगभग 15 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से लगभग 5 सवाल आपको देखने को मिलता है, बाकी करंट अफेयर्स से ही डिराइव्ड होता है, तो उतना ज़्यादा
करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इकोनॉमिक्स में 5 सवाल के लिए इतना बड़ा पोथा पढ़ा देता है, जो कि पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, फाउंडेशन वाले जो बच्चे होते हैं कि 12th में हैं, उनको समझना है, उनको पढ़ना है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन 5 क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा पोथा धड़ा दिए तो ये भी अच्छा बात नहीं है। हमें प्रीलिम्स को बड़ी स्मार्टली तरीके से करना चाहिए, नहीं तो हम प्रीलिम्स निकालने में ही 5 साल लगा देंगे। इतना लिख के रख लीजिए। बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं पहली बार में प्रीलिम्स कर लेते हैं, कुछ लोग जो है 5 बार के बाद प्रीलिम्स ही उनका होता है, और शायद उसके बाद मेंस और इंटरव्यू एक बार में ही कर लें। लेकिन प्रीलिम्स में बहुत बार बच्चे लगातार फंस जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा अप्रोच गलत होता है। अब अप्रोच कहाँ गलत होता है ये तो हमने देख लिया, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक। और मार्क्स से मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड 30 का 30 ही आएगा, यहाँ 30 का 30, 20, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज सवाल का प्रतिशत बता रहा हूँ। ये मत कहना कि मास्टर ये तो जोड़ के नहीं कुछ मतलब 150 से ज़्यादा कम हो जा रहा है, नहीं, मतलब इसी के आसपास रहता है सवाल एवरेज के रूप में, ये मान लो। अब इसके बाद यदि हम ये समझ गए तो हमें ये समझना होगा कि हम क्या करें, इन 4 सब्जेक्ट के लिए हम क्या करें और इसके बाद उन सब्जेक्ट के लिए क्या करें। पहले इनको समझते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन आता है, आपको पता है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। लिख लेना, जिसको जो लोग पहली बार होंगे 12th वाले जो बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि AMM क्या लिख दिए, तो एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये लिख लेना। प्राचीन भारत से ज़्यादा सवाल नहीं होते हैं, 4 से 5 सवाल होते हैं। मध्यकालीन भारत से भी ज़्यादा सवाल नहीं होते हैं, 4 से 5 सवाल ही होते हैं। और यहाँ से जो सवाल होते हैं वो लगभग 15 प्लस ही सवाल होते हैं। यानी कि मॉडर्न, इसमें भी सेक्शन में मॉडर्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मॉडर्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमें फोकस कहाँ करना पड़ेगा? मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप क्या बोलते हैं, ज़्यादा घबराओ नहीं कि कैसे, अब ये तो सबको ही बताता है कि मॉडर्न पे फोकस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, उन सब पे आते हैं, डरना नहीं है, ठीक ना। रही भाई बात साइंस का, तो साइंस क्या करें? तो साइंस का वेटेज लगभग तीनों का बराबर है या फिर बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा है। तीनों मतलब एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। लगभग 10-10-10 मान लो, या फिर बायोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा नंबर पूछते हैं, इनमें से किसी को कम कर देते हैं ये लोग, ठीक। बिहार स्पेशल का सबसे इजी सेक्शन होता है। यदि आप बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ये सेक्शन है और बहुत ही इजी सेक्शन है, जहाँ से आप 20 में से 20 सवाल कर सकते हैं, 22 में से 22 सवाल कर सकते हैं, 25 पूछ दिया तो 25 कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है सेक्शन, ठीक। इजी सवाल पूछते हैं। तो बिहार स्पेशल का, बिहार में बिहार का भूगोल, बिहार की जो इतिहास है वो, बिहार के कुछ राजनीतिक प्रशासनिक चीज़ें हैं वो, मतलब बिहार स्पेशल जो स्पेसिफिक जो चीज़ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हमें क्या करना होगा? इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, एक किसी नोट्स को फॉलो करना होगा। मैं अभी बुक लिस्ट पे नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कितने सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शंस के बाद हम बुक लिस्ट जब चर्चा करेंगे तब हम चर्चा करेंगे कि बिहार के बारे में। करंट अफेयर्स में भी हमें किसी एक सोर्स को फॉलो करते हुए जाना होगा। इसमें हम लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किस चीज़ में, कि न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं। न्यूज़पेपर का क्या करें? क्या हमें मंथली मैगजीन करना चाहिए? क्या हमें ईयरली मैगजीन करना चाहिए? देखो, न्यूज़पेपर आपके लिए पढ़ना प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपकी आदत है वैसे ही आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर तो पढ़ सकते हो, लेकिन हिंदी वाली कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो हिंदी का न्यूज़पेपर वैसे भी टाइम पास करोगे, उससे अच्छा मूवी देख लेना। बेकार का हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा नहीं है, ठीक ना। या फिर आपको न्यूज़पेपर डेली का आर्टिकल पढ़ने का आदत हो तो आप मतलब सर्च करके कि आज के कौन से आर्टिकल रहे हैं, सर्च करके कुछ न्यूज़ जो है पढ़ लेना। या कुछ साइट है
वेबसाइट है जो कि एडिटोरियल्स कट करके दे देते हैं। जैसे कि एक साइट में नाम बता रहा हूँ, AFIAS का। ये क्या करते हैं, एडिटोरियल जो होते हैं ना उसको कट करके, मतलब विभिन्न पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं उसको कट करके दे देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसको पढ़ना, मतलब समय आपके पास ज़्यादा है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है। मंथली मैगजीन का क्या करें? यदि आप उस स्थिति में हैं कि अभी से 73वीं के लिए सोच रहे हैं, अभी से साल भर बाद आपका एग्ज़ाम है, 74वीं आने वाली होगी और साल भर बाद आपका एग्ज़ाम है, तब से आप ये वीडियो देख रहे हैं और तब से सोच रहे हैं तैयारी करने का, या 75वीं आने वाली है आपकी और अभी से 1 साल आपके पास समय है और आप तब से शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मंथली मैगजीन के साथ जाना चाहिए। बहुत अच्छा है मंथली मैगजीन। रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस पढ़ते हुए निकल जाना है। 2 से 3 बार बस पढ़ते हुए निकल जाना है, ठीक। मंथली मैगजीन को मतलब 30 पेज के आसपास मंथली मैगजीन जो है, बिहार स्पेशल का कोई भी मैगजीन जो बनाते हैं लोग, जो BPSC के लिए बनाते हैं, 30 पेज में, 27 पेज में, 28 पेज में, 29 पेज में मैगजीन बनाते हैं, तो वो हम पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मंथली मैगजीन हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन आप एग्ज़ाम से 3 महीने पहले हो, यदि एग्ज़ाम से जस्ट 3 महीने पहले हो, 2 महीने पहले हो, तो मंथली मैगजीन करना आपके लिए व्यर्थ की चीज़ें होंगी। तो आप ईयरली की तरफ चले जाओ। अब ईयरली में भी कौन सा चूज करें? तो ये मतलब इम्पोर्टेंस जो है आप ही दोगे। किसको दोगे? तो उन लोगों की सलाह से दोगे जो लोग इस एग्ज़ाम को सिलेक्ट, मतलब इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं। अभी मैं क्या करूं, मैं बोलूँगा तो फिर किसी एक का प्रमोशन हो जाएगी, दूसरे जो हैं थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हो, किसी एक का नाम यदि आपको मतलब लेना हो तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको मतलब उसका जवाब दे दूंगा कि कौन सा जो है मैगजीन आपको ईयरली फॉलो करना चाहिए, कहाँ से सवाल लड़ते हैं, यह सबको लगभग पता ही होगा। हम इस पे अभी काम नहीं कर रहे हैं करंट अफेयर्स पे। जब हम काम करेंगे तो बेस्ट करेंगे, तब हम कहेंगे कि वो ईयरली हमसे ही कर लो और कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जो भी काम करेंगे, जिस सेक्शन में काम करेंगे उसमें बेस्ट करेंगे। ये भले ये वीडियो, ये चैनल बहुत लोगों तक नहीं पहुँचेगी, अभी बहुत लोगों तक नहीं पहुँच रही, लेकिन जिस दिन पहुँचेगी, जिस दिन लोग वीडियो देखेंगे, जिस दिन लोग क्लासेस पूरे कंप्लीट करेंगे, उस दिन लगेगा कि वाह, सच में यही चाहिए था, फ्री में मिलेगा, फ्री में चाहिए था। मतलब फ्री में नहीं मिलने लायक जो कोर्सेस है, जो 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 में जो कोर्सेस मिलते हैं, वो फ्री में और इतना मेहनत करके जो हैंड रिटन नोट्स इसने बनाया और प्रोवाइड कराया, इसके लिए थोड़ा सा आप भी शुक्रगुजार जरूर रहोगे और कहीं ना कहीं किसी सिलेक्शन के बाद हमारा चर्चा ज़रूर करोगे कि हाँ, उस चैनल से मैंने कहीं ना कहीं क्या किया है, हेल्प लिया है। ठीक बात। अब ये रही बात करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स हम लोग यहीं निपटा दिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। रही बात इन सेक्शंस की कि हिस्ट्री में जो ये सेक्शंस हैं, इसके लिए क्या करें। चलो इधर कर लेते हैं। प्राचीन भारत क्या करें। प्राचीन भारत के लिए हम खुद शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो फाउंडेशन कोर्स है। यदि फाउंडेशन वाले हो आप, हमारे ही चैनल से जुड़ो, हमारे ही नोट्स को फॉलो करो और कहीं मत जाओ। इसके अलावा भी यदि आपको नहीं करने का मन है कि हमारे चैनल से नहीं करना है, कोई और सोर्स आपको ढूंढनी है, तो आप जो है प्राचीन भारत के लिए कोई भी सोर्स पकड़ लो। जैसे कि NCERT यदि पकड़ना चाहते हो तो NCERT आप जो प्राचीन भारत आती है 11th-12th में, वो वाली पकड़ लो। पुरानी रामशरण शर्मा लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो बदलाव आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं NCERT में, तो नई वाली पकड़ लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बस एक बुक फॉलो करो, NCERT जो 11th-12th में आती है, वो वाली प्राचीन भारत, यदि आपको बुक फॉलो करना है। नहीं तो नोट्स फॉलो करना है। बुक और नोट्स में क्या अंतर होता है? जैसे आप NCERT पढ़ोगे तो उसमें जो कंटेंट दिया रहेगा उतना आप पढ़ोगे, पूरी बुक पढ़ोगे। और नोट्स में क्या होता है, या कोई टीचर पढ़ाता हो तो क्या होता है, NCERT भी पढ़ा और 10 रंग की और किताबें पढ़ी, पुरानी NCERT पढ़ी, नई NCERT पढ़ी, और भी 6 से 12 तक की NCERT पढ़ी, सबको मिलाकर के एक नोट्स बनाया, फिर आपके सामने पड़ोसा और फिर जो है
कहीं ना कहीं वो अपने तरीक़े से बेस्ट करता है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए बेस्ट करता है आपके लिए। तो आप या तो नोट्स की तरफ जा सकते हो, मेरा ही नहीं, किसी भी टीचर का आप मार्केट में जाओ, आपको लगता हो कि हाँ ये बेस्ट है तो बेस्ट है, और नहीं तो हमारा भी देख लो, यदि हम मेरा वाला लगे कि बेस्ट है तो हमारे वाले से कर लो। हम यकीन दिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, हमारे तरीके से वो बेस्ट है। जब एग्ज़ाम होगी तब समझ में आ जाएगा। मैं कटआउट ज़रूर लगाऊंगा, मैं अपनी मतलब हाईलाइटेड करके ज़रूर डालूंगा कि हाँ भाई कितने सवाल हमारे इस बैच से या हमने जो पढ़ाया उससे आया, वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद से मेडिएवल क्या करें? मेडिएवल एनसीईआरटी पढ़ो ही नहीं, कोई पीडीएफ ढूंढ लो। कोई पीडीएफ पतली सी ढूंढ लो जो कि मतलब 30-35 पेज का हो, उतने से मेडिएवल निपटा दो, क्योंकि मेडिएवल में ज़्यादा सवाल वैसे भी नहीं बन रहे हैं आजकल। और मेडिएवल जो है मतलब वैसे भी इतना सारा डाटा डेट वगैरह रहता है कि आपके दिमाग में फिट नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ ये कि हर चीज़ दिमाग में फिट करना है ये ज़रूरी नहीं है, छोड़ देने का कला भी आपको आना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जहाँ आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है उसको छोड़ दो, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चल ही नहीं रहा अच्छे से उसको छोड़ देना ही भलाई है, नहीं तो दोनों खुश नहीं रहोगे। तो वैसी वाली बात है। मॉडर्न के लिए क्या करें? तो घटना चक्र, घटना चक्र ले आओ और घटना चक्र का जो सवाल है सारे सवाल लगा दीजिए। मॉडर्न जो है लगभग उन्हीं से रिलेटेड बनती है। कौन सी वाली घटना चक्र? जो मोटी वाली घटना चक्र आती है वो। और दूसरी क्या, जब हम फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो हमारा मतलब जो नोट्स है यदि आप उसको फॉलो कर लेते हो तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले हैं, ठीक ना। उसके बाद भी उसको पढ़ने के बाद भी घटना चक्र लगाओगे तो एक भी सवाल छूटेगा ही नहीं, वैसे ही सारा कुछ लग जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हमने केवल घटना चक्र नहीं बल्कि जो मतलब और भी सारे एग्ज़ाम को लेकर के, अब घटना चक्र में जो सवाल नहीं दिए हुए हैं और भी बुक्स में जो सवाल दिए हुए हैं उन सब को लेकर के अपने नोट्स में जो है उन सब का स्थान दिया हुआ है। ये भी नहीं कि हम बहुत बल्कि नोट्स बना देंगे, लेकिन ये भी करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड ऐसा कुछ कंटेंट बना दें कि अगले कुछ सालों तक, जब तक पैटर्न चेंज नहीं हो जाता, जब तक बिहार स्पेशल हट नहीं जाता, जब तक साइंस हट नहीं जाता, जब तक हिस्ट्री हट नहीं जाता, वहाँ से सवाल जो है मैक्सिमम संख्या में आते रहेंगे, प्रीलिम्स वहीं से क्लियर हो जाएगा। रही बात साइंस का, क्या करें? तो देखो साइंस यदि आपके पास समय है तो एनसीईआरटी पढ़ो। कहाँ से पढ़े? 6 से 10 तक का पढ़ो। यदि आपके पास समय है उसके बाद तो पढ़ो, नोट्स बनाओ खुद से, और नहीं तो वैसे ही किसी का कोर्स फॉलो कर लो, हमारा फॉलो कर लो। जब हमारा आएगा लगातार हम कहे रहे हैं कि हम कराएंगे ही, तो हमारा फॉलो कर लेना, उतने से हो जाएगा। उसके लिए मतलब और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। बिहार कहाँ से होगा? बिहार के मार्केट में बहुत सारे बुक्स आ रहे हैं। हम बिहार स्पेशल सबसे पहले अपने चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन। आपको अगले 1-2 दिन में जो पहली क्लास आ ही जाएगी, और उसकी पहली क्लास की नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। मतलब टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, जाकर उसमें ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे नोट्स मैंने डाल रखे हैं और हैंड रिटन नोट्स देख भी लोगे आप जब बिहार स्पेशल की पहली क्लास आएगी, और तब आपको संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ ये तो बेस्ट क्लास है, ठीक ना। तो उसके लिए चिंता कुछ नहीं करनी है, बस हाँ इन सबसे रिलेटेड MCQ का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। MCQ का प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? किस बुक को खरीद के लाएंगे? कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। MCQ का प्रैक्टिस करना है। मोबाइल है ही, जेमिनाई है ही, जेमिनाई को खोलना है और आप जो भी टॉपिक पढ़े, जैसे मैंने बिहार पढ़ाया, बिहार के 4-5 पेजेस पढ़ाया, उस 4-5 पेज का PDF जो है जेमिनाई को अपलोड करो और बोलो कि यहाँ से 50 प्रश्न बना दो या 100 क्वेश्चन का टेस्ट बना दो। हम टेस्ट खुद लेंगे भी, मतलब खुद अपने चैनल पे टेस्ट डालेंगे भी, ग्रुप में टेस्ट डालेंगे भी जब सेक्शन ख़त्म होंगे तब हाँ। लेकिन उसके अलावा खुद से क्या करो, ढेर सारा MCQ आप मतलब प्रैक्टिस करो, जिससे ही सवाल जो है ना प्रीलिम्स में अच्छे से हो पाएंगे आपके, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये मेन सेक्शन था, उसका हमने कर लिया। अब रह गया जो मेन सेक्शन नहीं है, जैसे ज्योग्राफी।
ये भी मेन सेक्शन बनता जा रहा है। हम इसको कहाँ से पढ़ें? हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम नोट्स पढ़ सकते हैं, उसके अलावा जो है हम एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। अब एनसीईआरटी नोट्स दोनों साथ में मत करना, कोई ऐसा बेवकूफ़ी मत करना कि हम एनसीईआरटी भी करेंगे नोट्स भी करेंगे ना, कोई एक ही। मैं तो एनसीईआरटी काट दूंगा क्योंकि टीचर जो भी बताएगा, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो आप, तो मैं एनसीईआरटी काट दूंगा। यदि सेल्फ करना चाहते हो कि नहीं किसी टीचर का हेल्प ही नहीं लेना है, तो आप एनसीईआरटी की तरफ जाओ, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस मतलब मजबूत करना भी ज़रूरी होगा। लेकिन किसी टीचर का हेल्प नहीं लेना है तो एनसीईआरटी हटा दो, नोट्स पे आ जाओ, टीचर से पढ़ो, नोट्स उनके फॉलो करो, एमसीक्यू बनाओ, बस इतना। और लगातार रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। 10 जगह मुंह मारने से ज़्यादा अच्छा है एक जगह मतलब डूब के प्यार कर लिए, उसमें जो है ना आप मतलब मशहूर हो जाओगे। वैसे ही पढ़ाई के दौरान भी है कि 10 गो किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, 10 नोट्स पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है एक नोट्स एक टीचर फॉलो कर लिए और बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए और एक बार में मतलब विश्वास करके चल दिए और फिर जो है सिलेक्शन तक हम पहुंच पाए। ज्योग्राफी का बात ये हो गया। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी मुझे लगता है कि पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत ही आसान है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको नंबर दिला सकता है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ठीक ना। कुछ जो सेक्शंस है, पहला संघराज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, नागरिकता, ये सब जो सेक्शंस है, डीपीएसपी, ये सब थोड़ा अच्छे से याद हो जाए, फिर हम जो है पॉलिटी में गर्दा उड़ा देंगे। अब इस गर्दा उड़ाने के लिए हम कहेंगे क्या कि एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे नोट्स पे आ जाओ, किसी टीचर से या किसी टीचर से पढ़ लो, उनके नोट्स जो है फॉलो कर लो, यहाँ भी एमसीक्यू आप सॉल्व करो, प्रीलिम्स के लिए इतना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स, इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के क्या करें, एनसीईआरटी पढ़े क्या ना, किसी टीचर से पढ़ लो, क्योंकि खुद से थोड़ा सा समझ में कम आएगा या फिर आएगा ही नहीं, ठीक ना। और इस टीचर के नोट्स भी फॉलो कर लो। यदि ये टीचर जो है नोट्स अपना जो है ना 4 गो कॉपी में बनवा देता है तो उसको फॉलो मत करो, क्योंकि 5 सवाल के लिए उतना टाइम बर्बाद करोगे तो बीपीएससी वैसे भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा आपका, ठीक बात। तो इकोनॉमिक्स या तो किसी टीचर का मतलब 50 पेज 60 पेज 70 पेज का नोट्स हो तो ठीक बात है, नहीं तो बहुत बल्कि नोट्स बना दिया, 100 पेज 200 पेज का नोट्स बना दिया तो उसको छोड़ दो। इकोनॉमिक्स लास्ट टाइम पर हो, यदि आप मतलब एग्ज़ाम के 2 महीना 3 महीना पहले आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं तो छोड़ के निकल जाओ, मतलब सिर्फ करंट अफेयर से काम चला लो, कोई बात नहीं। यदि 5 सवाल की जगह पर 10 सवाल भी पूछ देंगे ना, फिर भी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। मेनली जो 4 सेक्शन था उस पर और ज्योग्राफी और पॉलिटी को थोड़ा थोड़ा 50-50% कर लोगे ना तो उसी से कटअप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कटअप की बात करें तो लगभग एवरेज हर साल जा रही है 91 मैक्सिमम जनरल की, तो 91-92 के आसपास, यानी कि 95 मान लो, 95 के आसपास रख लो, यही कटअप रहेगी। कितना भी कुछ भी कर लिया जाए, कितना भी आसान सवाल आ जाए, कितना भी हार्ड सवाल आ जाए, यही रहेगी। इससे हार्ड सवाल आएगा तो इससे कम चला जाएगा, 88 के आसपास चला जाएगा। कितना भी इजी सवाल आ जाएगा तो 95 चला जाएगा। बात यही है। तो मतलब कि ये कि जो कोर सेक्शन है उसी पे हम काम कर ले तो हमारा 95 आ जाएगा, लेकिन कोर सेक्शन पे हमें काम इस परफेक्शन के साथ करनी है कि सवाल हमको बहुत अच्छे से आए। ये नहीं कि मतलब हमने पढ़ लिया, किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ लिया और फिर जा रहे हैं बनाने सवाल, उसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं तो लग ही नहीं रहा, तो ये गलत चीज़ हो जाएगा। मतलब फिर वो मतलब कुछ कोचिंग करते क्या है कि पढ़ाया, उनके टीचर पढ़ाया, उन्हीं कोचिंग ने टेस्ट सीरीज जब अनाउंस किया तो उन्हीं का टेस्ट सीरीज जब हम लगाने जाएंगे तो बस आएगा ही नहीं, बन ही नहीं रहा, जिससे हमें डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब उससे अच्छा कि किसी ऐसे नोट्स को फॉलो करना है, किसी ऐसे टीचर के नोट्स को फॉलो करना है, किसी ऐसे टॉपर के नोट्स को फॉलो करना है जो आपका मतलब ऑलराउंडर काम चला दे, एग्ज़ाम में जो है 100+ मार्क्स दिला दे। 120+ जो है ना बहुत बच्चों को मार्क्स आया हुआ है, तो 120+ मतलब
आप टारगेट मत करो, लेकिन 120 तक आपके मार्क्स आ जाए, बस उतना रहो। 150 में 150 का कभी मत सोचो, क्योंकि केवल क्वालिफाइंग है ये। अब रही बात मेंस का, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को साथ लेकर चलें या अलग अलग करके चलें। तो एग्ज़ाम से यदि आप 6 महीना पहले हो, साल भर पहले हो, तो आप क्या कर सकते हो, साथ लेकर चल सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम के यदि 2 महीना पहले हो, 3 महीना पहले हो, तो आप साथ लेकर नहीं चल सकते हो। जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो 3 महीना पहले प्रीलिम्स पे ही भिड़ जाओ। उससे पहले 6 महीना पहले हो तो मेंस लेकर चलो, मेंस के लिए नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर का नोट्स बनाओ। लेकिन 3 महीना पहले क्या करना है, फोकस हो जाना है कि नहीं हमको प्रीलिम्स नहीं करना है तो प्रीलिम्स ही करना है, ठीक वैसे। और मेंस का जब टाइम आ जाए तो मेंस ही करना है तो मेंस ही करना है, कुछ भी। इंटरव्यू का जब टाइम आ जाए तो इंटरव्यू ही करना है, इंटरव्यू ही करना है। चाहे उस समय जो है कोई भी प्रीलिम्स नया वाला, मतलब जब तक, जैसे कि अभी यदि 73वीं होती है तो अगले साल तो 74वीं लैप्स हो जाएगा इंटरव्यू का टाइम, और 74वीं जो एग्ज़ाम जो है वो लैप्स हो जाएगा, 72वीं 73वीं लैप्स हो जाएगा, 74वीं 75वीं लैप्स हो जाएगा वैसे। लेकिन हमारा मेन फोकस जिसमें होना चाहिए, जैसे इंटरव्यू के समय है तो हम इंटरव्यू पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा कुछ। अब मेंस के लिए क्या करें, क्या हमें मेंस के लिए फिर से NCERT पढ़नी चाहिए या फिर हमें किसी मेंस के लिए मतलब कोई बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मेंस के लिए मुझे लगता है कि एक सेक्शन जो है DI, सबसे पहले आपको DI पढ़ लेना चाहिए। अब DI क्या है, तो DI से 72 नंबर का सवाल पूछते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। आप एक बार सिलेबस में अपने ग्रुप में भेज दूंगा, सिलेबस को आप डिटेल में देख लेना BPSC का। तो DI को हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए, कब, प्रीलिम्स से पहले हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। DI मैथ जैसा होता है, मैथ जैसा बन जाता है, मतलब उसका ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, DI कर लो, ठीक। बाकी चीज़ों में क्या कर सकते हो आप, PYQ कर सकते हो। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आधुनिक भारत है, कला संस्कृति है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, जहाँ से भी सवाल आए हुए हैं जो PYQ है मेंस के, सिर्फ PYQ कर लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। बस PYQ कर लिए, DI कर लिए, DI पढ़ लिए अच्छे से, PYQ कर लिए सबका, तो इतना इनफ है। उसके बाद छोड़ देना है, प्रीलिम्स पे अच्छे से भिड़ जाना है। उसके बाद जो है अपना प्रीलिम्स देना है, मेंस के समय जो है मेंस की तैयारी जो है अच्छे से करनी है, करंट अफेयर्स को साथ में लेकर के, और फिर जो है आप आगे बढ़ेंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के लिए यदि हम कहें तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, खुद के पर्सनालिटी को अच्छा बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब बोलने के लिए क्या कुछ करना होगा आपको। मेरा मन है कि सबसे पहले आप एक काम करो, क्या, तो डेली क्या करो, मतलब कैमरा उठाओ और कैमरे के सामने कोई टॉपिक बोलो। यदि आप हेजिटेशन हो, हेजिटेट रहते हो, अपने अंदर जो है अंतर्मुखी हो, बोल नहीं पाते हो ज़्यादा, कैमरा मतलब रखो, कैमरा के सामने जो है कोई टॉपिक लो और कोई टॉपिक उठाओ और कोई टॉपिक बोल दो। इससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है, बोलने की शक्ति बहुत बिल्ड होता है। बस इतना ही करना है आपको इंटरव्यू के लिए। अभी से पर्सनैलिटी पे काम उतना ही करना है, बाद में सब कुछ हो जाता है, क्योंकि नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस में उतना हो जाता है आपको कि इंटरव्यू के समय हम काम उस पर कर लेंगे। सिर्फ अभी क्या है, बोलना सीखना होगा, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है वो सीखना होगा। ये सब सीखने के लिए हमें सिर्फ जो है सबसे पहले काम अपने कम्युनिकेशन स्किल पे करनी है। और कम्युनिकेशन स्किल पे काम कैसे करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे और बोलेंगे। पहले लोग आईना के सामने करते थे, अब कैमरा के सामने करो, अच्छा है। या फिर ब्लॉग बनाओ या फिर कोई टीचिंग चैनल ही शुरू कर दो, कुछ मोटिवेशन ही दे दो, मतलब आकर के लाइफ कौन सा लग रहा है कि हाँ कोई बदनाम हो जाओगे तुम, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर आपने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम का तो नाम ही नहीं लिया। तो मैं हर वीडियो में लगभग बता रहा हूँ, ये है लक्ष्मीकांत, और देखो सबका नोट्स बनाया हुआ है, मैंने ही पढ़ा हुआ है। अब जब कोई टीचर है, मान लो से मैं ही हूँ, जब इतना मेहनत करने के बाद मैंने नोट्स बनाया आपके लिए, यदि नोट्स मैंने बना दिया तब ऐसा, ये सब देखो,
पूरा शुरू से अंत तक, यदि मैं टीचर हूँ और आपके लिए मैंने नोट्स बनाया है, इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल करके आपको दे रहा हूँ, ये स्पेक्ट्रम है ये, यदि आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल कर दे रहा हूँ तो क्या ज़रूरत है आपको ये सब पढ़ने की? क्या ज़रूरत है ये इतनी मोटी किताब जो है ना मैं टाइम वेस्ट करने की? उससे अच्छा है कि मतलब 50 पेज, 30 पेज, 40 पेज के प्रीलिम्स के लिए ही तो सबसे ज़्यादा आप मेहनत करते हो। आराम से काम निकाल दो किसी टीचर के नोट से, किसी टीचर के बैच से। यदि आप बैच किसी का खरीदते हो, मान लो मार्केट में 10 रंग के बैच है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो वो लोग भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और बात रही ये कि कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है, डिपेंड करता है कि पैसा है आपके पास नहीं है, डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चलते रहता है। किसी के दिमाग में रहता है कि नहीं हम सेल्फ कर लेंगे, किसी के दिमाग चलता है नहीं कोचिंग के बिना नहीं हो पाएगा। सेल्फ वर्सेस कोचिंग जो है बताना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ वर्सेस कोचिंग क्यों? 90% जो सिलेक्शंस होते हैं, मैं 90% कह रहा हूँ, वो सेल्फ होता है किसी भी सिविल सर्विसेज में। मतलब स्टूडेंट जो है सेल्फ स्टडी से निकालते हैं, यूट्यूब आदि से पढ़कर, हम जैसे छोटे छोटे चैनलों से पढ़कर जो है वो लोग निकालते हैं, और 10% रिजल्ट जो है वो कोचिंग वाले देते हैं, जो कि इसके लिए आपको चार्ज करेंगे 40,000, 45,000 ऑफलाइन में, ऑनलाइन में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन 90% क्या है, वो लोग सेल्फ निकालते हैं। जो लोग का आप वीडियो देखते हो ना इंटरव्यू वाले किसी के चैनल पे, तो वो सिर्फ इतना है कि इंटरव्यू जब प्रीलिम्स आपका हो जाता है, मेंस आपका हो जाता है, तो इंटरव्यू के लिए सारा कोचिंग वाला क्या करता है, फ्री में मॉक इंटरव्यू मतलब आयोजित करता है। और कहीं ना कहीं सबको लगता है कि एक बार हम अपने कॉन्फिडेंस को चेक कर ले, लास्ट पीरियड है, जितने जगह जाएंगे उतना ज़्यादा हम खुलेंगे, उतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतना अच्छा क्या होगा, मार्क्स मेरे आएंगे, उतना अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक ना। इसके लिए सब कोचिंग में जाकर इंटरव्यू लोग देकर आते हैं, और फिर वही बात है कि लोग इंटरव्यू को डालते हैं तो सबको लगता है कि नहीं सिलेक्शन हो गया। दूसरा का एक और मिथ है कि भाई जो समारोह होते हैं, सिलेक्शन वाले समारोह होता है, उसमें जो है बहुत सारा जो है बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं समारोह में। तो समारोह है, आप 9th-10th में रहे होंगे तो देखो 10th बोर्ड में जो लोग टॉप करता है तो वो प्रखंड लेवल पे भी कोई समारोह आयोजित होता है जिसमें सम्मानित किया जाता है, वहाँ भी जाता है। गांव में भी सम्मानित होता है, जिला में भी सम्मानित होता है, राज्य में भी सम्मानित होता है, जहाँ जहाँ उसको सम्मान मिलता है वहाँ चला जाता है। तो सम्मान की भूख किस में नहीं है? सम्मान की भूख किस में नहीं है? और इंटरव्यू तो कहीं ना कहीं देने गया ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब पे किसी न किसी को देखा ही है। तो सम्मान पाने के लिए लोग कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। जिनको कभी सम्मान मिला ही नहीं, जिनको कभी मतलब हमेशा से भूख रहा कि हमें से कोई सम्मानित करे, तो वो लोग सम्मान के लिए जाएंगे ही, और जाना ही चाहिए। क्यों नहीं जाएंगे? हमें जीवन में दोबारा मौका थोड़ी मिलेगा, दोबारा मौका रिजल्ट का आने का थोड़ी मिलेगा। और क्यों इसके लिए हम मतलब लोगों को बदनाम किया जाए, बच्चों को बदनाम किया जाए। अब कुछ बच्चा जो है इस टीचर के पास सम्मानित होने चला गया, वही बच्चा दूसरे के पास सम्मानित होने चले गया, तो क्या होता है, कुछ लोग भड़क जाते हैं कि बताओ ये बच्चा कैसा है, दोनों जगह जा रहा है, तो क्यों नहीं जाए। हो सकता है ये वाला बच्चा जो है यूट्यूब पे कुछ लेक्चर इस टीचर का भी देखा हो, यूट्यूब पे कुछ लेक्चर इस टीचर का भी देखा हो, दोनों के प्रति सम्मान का भाव उसके दिल में है, या फिर उसके मन में ये है कि हम दोनों जगह जाएं, दोनों जगह सम्मानित हो, मेरा नाम हो, मेरा रिस्पेक्ट हो, गांव में लोग जो है जाने, फ़ोटो डालें, रील डालें, कुछ भी इसके लिए। और जो मेरा दिल करता है वो कर सकते हैं। हाँ, कदाचार नहीं करनी है, वो नहीं करना है जो बीपीएससी कह रही है कि नहीं आपको नहीं करना है, वो नहीं करना है जो मतलब हमारे रूल ऑफ कोड में नहीं होगा जब आप अधिकारी बन जाएंगे तक। और इतने सफ़र पार करने के बाद आप जो जाएंगे बीपार्ड में जाएंगे, ठीक ना, और वहाँ से आपकी जर्नी जो है बहुत ही शानदार वाली हो जाएगी, ठीक। मतलब लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, और सिर्फ फर्स्ट से अर्श तक की सफ़र जो है ना वो हो जाएगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। एक बार सोचो कि फ़ोन लगाकर मम्मी पापा को कह रहे हो कि मम्मी हो गया, मतलब पूरे खुशी से पागल हो जाएंगे मम्मी और पापा, सब लोग, तुम भी खुशी से पागल हो जाओगे, आँख में से आंसू मतलब लगेगा ऐसे क्या कर ले, ऐसे रुआ है जो है ये है ना, ये खड़ा हो जाएंगे, बाल जो है ना एकदम से खड़ा हो जाएंगे, जैसे रोंगटे खड़ा होना कहते हैं, एकदम से पूरा हिल जाओगे कुछ टाइम के लिए। तो फ़ोन कॉल मैसेज इतने सारे आएंगे
कि क्या ही कहा जाए। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन सब पे काम करना है। जीरो से लेकर के आगे बढ़ने के लिए ये करना है। ये नहीं करना है कि बस मतलब शुरुआत में किसी का कोचिंग का बैच इतना का मिल रहा है, नहीं वहीं से सिलेक्शन हुआ है, इतना सारा समारोह देखे हैं वहाँ से हो रहा नहीं, 10% सिलेक्शन है, कुछ सारे कोचिंग मिला दे तब 90% सेल्फ वाले हैं यूट्यूब से। तो हमने, और मेंटरशिप कहीं ना कहीं ज़रूरी है, तो बस हमने शुरू किया ही है फ्री मेंटरशिप, फ्री पढ़ाना। कंटेंट आप जो है हमारा, यदि मतलब आप जब तक एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हमारा पूरे कंटेंट रेडी हो चुका है, तो आपके लिए बेस्ट है। और जिस सब्जेक्ट का आप कंटेंट हमारा रेडी हो जाए, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ लो, तो उस सब्जेक्ट में कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, इतनी गारंटी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।